हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जीआरएफ अड्डा। जी हाँ लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके साथ आज हमारे साथ जो है ऑल इंडिया रैंक 1 अनम जफर, जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट में एक माइलस्टोन सेट कर दिया है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, 100 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्रैक किया है और प्रॉपर जेआरएफ अड्डा स्टूडेंट। अनम जफर, आपका वेलकम है जेआरएफ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। पहले तो आज आपकी बात होगी, आज सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है वो आप जान सकते हो, आपकी फैमिली जान सकती है। एक एजुकेटर, एक टीम और एक गाइडेंस देने वाला कोई भी पर्सन है, वो सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, लेकिन उस पर काम करना वो आप पर निर्भर करता है, वो आप पर डिपेंड रहता है। तो मैं ये कहूंगी कि इस पूरी सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। स्टार्ट करते हैं आपसे, आपके बारे में जानेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि कैसे आपने तैयारी की थी, क्या आपकी सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में आप उभर कर हमारे सामने आई हैं 100 परसेंटाइल के साथ। सो यस अनम, बताइए अपने बारे में हमारे लर्नर्स को। मैम, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ, एमएड, जो मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हायाघाट ब्लॉक के अंदर एक चंदन पट्टी गाँव है। इट इज़ अ विलेज, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। एंड इट्स रियली वेरी ग्रेट फॉर मी कि आज मैं आपके सामने हूँ इस तरह लाइव पे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मैम मैं जर्नी की बात करूँ तो हाँ, जर्नी में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था और मेरे साथ अनफॉर्चुनेट ये था कि ये सारा स्ट्रगल मेरी मम्मी को अकेले फेस करना पड़ा, क्योंकि माय फादर सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम अस एट व्हेन आई वाज जस्ट 8 और 9 इयर्स ओल्ड। सो ये बात थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी। उसके बाद मम्मी ने ही अकेले सब कुछ सँभाला है, एक रेज़िलियंस के साथ। और उनसे उनसे ही सीखा है। वो कहते हैं ना मैम, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल तो जी। ऐसा उनका रहा है। उन्होंने बहुत मुश्किल से, खुद प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के मुझे आज इतना ऊपर लाया है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें सबसे आगे लेके आना है, तुम्हें कामयाब होना है। और वहीं से मेरा भी पैशन बन गया कि नहीं, मुझे उनको, ये जो उन्होंने लाइफ भर इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ अकेले फेस किया है, उसका रिवॉर्ड मुझे देना है कुछ बड़ा करके। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस वाज जो इट। उसका फैमिली का जो सपोर्ट रहता है वो हम जो उस पर्टिकुलर अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो आप डेफिनेटली अपनी आपकी मम्मी का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है जो आप तक यहाँ तक आ पाए हो। हम कई बार शिकायत करते रहते हैं कि ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी, ऐसा हो गया था, हम बीमार हो गए थे, या हमारी सिचुएशन नहीं, इस बार तैयारी नहीं हो पाई है। बहुत सारी हमारी शिकायतें रहती है। तो आप उन सब के लिए एक प्रॉपर जो है मोटिवेशन दे सकते हो। आपका यस पूरा मैम। जर्नी ही अपने आप में मोटिवेशनल है। सो बहुत अच्छी बात यस है। मैम। अब पॉजिटिव चीज़ ये भी थी कि हाँ, मैटरनल साइड के जितने भी रिलेटिव्स थे, जैसे खालम्मी, स्पेशली खालम्मी, खालुब्बा, मामू जान, उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और मैं एक स्पेशल नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। वो मेरी पैटर्नल साइड से एक मेरे अंकल, जिसे मैं अम्मू जान कहती हूँ, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। जी ही वॉज लाइक अ फादर फिगर फॉर मी। कहते हैं ना कि अगर आपसे एक चीज़ छीन ली जाती है तो आपको उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जी। सो फादर तो नहीं, बट ही वॉज देयर। तो कभी भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, तो अम्मू जान वॉज देयर फॉर मी। एंड स्पेशली जितने भी मम्मी की साइड के लोग थे, जो भी वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज नानी हाल, अच्छा। तो उस बिल्कुल, साइड सब के लोग खुशी हो, रिलेट पूरा हाँ, पूरी फैमिली खुश होगी आपकी, आपके फ्रेंड्स यस खुश होंगे, मैम। आपके टीचर्स खुश होंगे, जहाँ से आप ऑलरेडी, क्योंकि आप एमएड कर रही हो अभी, और एमएड में आपने इतने अच्छे नंबर से जेआरएफ क्रैक किया है, तो आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, हम सब भी यस बहुत खुश मैम। हैं, पूरी जेआरएफ अड्डा की टीम खुश है। तो इस खुशी को आप यहाँ तक लेकर आए हो, जो भी आपका सक्सेस रहा है, हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितने दिनों की मेहनत रही होगी, कितनी यस। रात आपने जा करके वो चीज जो है सक्सेस में इसको चेंज किया होगा, सामने लेकर के आएंगे। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी का तरीका क्या था, क्या डिफरेंट था, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, और कितने
पहले आप इसके बारे में लर्नर को बता दो, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं लर्नर के कि मैम कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस तरह से पढ़ने चाहिए, हमारे पास 20 यूनिट्स हैं, इन 20 यूनिट्स को कैसे कवर करना है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहें अगर तो बता सकते हो। यस मैम। मैम अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। मैंने सिलेबस को पहले तो थॉरली देखा था कि सिलेबस हमसे क्या जानना चाह रहा है। तो सिलेबस देखने के बाद ऑब्वियसली जेआरएफ अड्डा का कोर्स था मेरे पास। तो जेआरएफ अड्डा जो भी टॉपिक्स रहते हैं उसे जेआरएफ अड्डा की वीडियो से उसे मैंने क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद जो भी पीडीएफ्स रहते थे उसके नोट्स बनाती थी। कई बार मैंने प्रिंट आउट्स भी निकलवाए हैं नोट्स के। उस नोट पे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर मैं वीडियो के बाद मैंने बुक्स भी पढ़ी है। तो बुक्स बहुत ज़रूरी होती हैं। जी हाँ, ये तो बहुत बुक्स इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ है। प्रेफ़र किया है। स्टूडेंट्स को लगता है कि बस जो है एक कोर्स है और उसको कंप्लीट कर लेंगे, आप क्रैक तो कर सकते हैं, आप क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखें, क्योंकि आपको पीएचडी में जाना है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो मुझे लगता है बुक आप भी सजेस्ट कर रहे हो और हम सब भी सजेस्ट करते हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए। यस मैम। जी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें पीएचडी करना है तो हमें रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होंगे। हम जब तक 2-3 ऑथर्स को नहीं पढ़ेंगे हमारे अंदर वो एकेडमिक राइटिंग वाली स्किल नहीं आएगी। तो हर टॉपिक को बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं तो यूनिट 3 साइकोलॉजी के लिए एसके मंगल की बुक बहुत ही सिंपल सी होती है, लेकिन सारी लर्निंग थ्योरीज उसमें, पर्सनैलिटी की थ्योरीज वो काफ़ी सिंपल वे में दी हुई है। तो अगर हम उससे अपनी लर्निंग को सप्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। और एक स्टडी प्लान बनाना वो तो सबसे मस्ट है कि हम किस प्लान को फॉलो करेंगे और उस प्लान में स्टिक करना, उसको डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली फॉलो करना। मैम कंसिस्टेंसी इज़ द की, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली। एक दिन हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि एक दिन हमने 10 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया तो हो जाएगा, नहीं। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लिए हमें बार-बार कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इस चीज़ ने मेरी जर्नी में। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस इन द फील्ड ऑफ यूजीसी नेट। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात हम सब एजुकेटर भी बोलते हैं कि आप अगर डेली बेसिस पे 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो वो बेटर है कि आप 24 घंटे एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपनी एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी डेवलप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप सही ट्रैक पर हैं। ये बात सारे लोग बोलते हैं और ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी भी है। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना यस। चाहती हूँ कि पेपर 1 का क्या रोल था आपके सिलेक्शन में, और आप इसको जो है, अगर बच्चे कहेंगे कि मैम ये यूनिट छोड़ सकते हैं क्या, क्या मैं डीआई नहीं आता मैम डीआई छोड़ सकते हैं क्या, इसके लॉजिकल रीजनिंग पर कमांड नहीं है मैम इसे छोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं और आपने कैसे तैयारी की थी पेपर 1 की? यस मैम। मैम पेपर 1 का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस जेआरएफ के स्कोर कार्ड में। 82 मार्क्स आए थे मुझे पेपर 1 में। वेरी सो इसने वेरी नाइस। बहुत बड़ा रोल अदा किया है। चाहिए इमोटिकन्स, आप सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करो, बहुत अच्छे नंबर ले आए हैं आप पेपर 1 में। जो जेआरएफ, देखिए हम सब क्यों बोलते हैं कि पेपर 1 पे जो है आपको 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में अलग अलग डायमेंशंस हैं। आपको एक बार आईसीटी पढ़ना है, देन उसके बाद पीडीई भी पढ़ना है। दोनों में लिंक नहीं है, लेकिन लिंक बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके और अपनी स्ट्रैटेजी बना करके क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, पेपर 1 का रोल है। और इसके अलावा आपका यूनिट को कवर करने का क्या तरीका होता था? मैम सबसे पहले तो मैं डीआई को मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, डीआई सब छोड़ देते हैं। बट आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप 2 मंथ पहले कर रहे हो, 3 मंथ पहले कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। तो आप डीआई अगर बना रहे हो तो आपको हर दिन एक डीआई, 2 मंथ पहले कर रहे हो तो आपको पर डे एक डीआई सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो तो श्योर है। हम आईसीटी, एनवायरनमेंट के, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन बहुत हद तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मगर डीआई के तो प्रेडिक्टेबल हैं, Yes. लॉजिकल रीजनिंग के तो प्रेडिक्टेबल हैं,
वो तो हमें पता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस यूनिट को हमें सबसे पहले और सबसे बेहतर तौर पे प्रिपेयर करना चाहिए कि यहाँ से एटलीस्ट हम इतने मार्क्स ग्रैब कर सकें। उसके बाद आईसीटी है, एनवायरनमेंट है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एनवायरनमेंट के जो कन्वेंशंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आईसीटी है, इन सब के शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मुझे जेआरएफ अड्डा की मैराथन ने भी इसमें बहुत हेल्प किया था। आईसीटी की, एनवायरनमेंट की मैंने मैराथन देखी है, और आईसीटी के लिए तो अदिति मैम ही थी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। यस मैम। तो आपने जितनी भी हमारी यूनिट है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ना जिस यूनिट पे हमें कमांड नहीं है या जिससे हम दूर हटना चाहते हैं, जैसे टीआई की मैं बात करूं, या किसी को लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आती है या कोई आईसीटी में वीक है, तो क्या ऐसा कोई कर सकता है कि इस यूनिट को छोड़ देते हैं और बाकी 9 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं? क्या ये सही तरीका है या इसको जो है बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और सारी यूनिट कवर करनी चाहिए? मैम, अगर आपको जेआरएफ लाना है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अब कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो हम किसी भी यूनिट को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने हर एक यूनिट, इवन पेपर 2 की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते थे जिनकी मुझे वीडियोस कहीं नहीं मिलती थी, वो मैं जाके इंटरनेट पे सर्च कर रही हूँ, इग्नू का मटेरियल निकाल रही हूँ, लेकिन मैंने उसका इवन एनसीईआरटी की भी वीडियोस रहती हैं, ईपीजी पाठशाला की, वो सब वीडियोस पे खोज के मैंने पढ़ा है कि नहीं, मुझे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि नहीं पता एनटीए कब किससे किधर से क्वेश्चन दे देता है। तो हमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी डोमेन को इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और स्पेशली डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। बस ये देख के डर लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम करें तो डीआई, मैथमेटिक्स, ये सब तो बहुत ईजी हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में नए आते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम कितना टाइम लेकर के चले कि मेरी तैयारी पूरी हो जाए। तो टाइम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ सफिशिएंट है या ये 1 साल की जर्नी है? तो आप इसके बारे में अगर बताना चाहे लर्नर्स को तो वो बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आपने क्रैक किया है, आप जो है जुड़े रहे हो लंबे टाइम पीरियड से, और अभी आप एमएड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपियरिंग हैं और आपने जेआरएफ क्रैक किया 100 परसेंटाइल के साथ। तो डेफिनेटली हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, इस चीज़ में मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि बीएड एमएड मैंने मानू से ही किया है, तो वहाँ मेरी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। तो मुझे 6 मंथ लगा था, 6 मंथ टू 8 मंथ हार्डली प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, स्पेशली पेपर 2 पे आपका कमांड कितना है, आपने मास्टर्स में कितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, ये आपकी प्रिपरेशन का टाइम डिसाइड करेगा। अगर आपका मास्टर्स आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, बहुत डेडिकेशन से पढ़ा है, तो मुझे लगता है 70% सिलेबस तो उस सब्जेक्ट का मास्टर्स से कवर हो जाता है। तो फिर आप 6 मंथ, 3 to 4 मंथ में क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपकी फाउंडेशंस नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो इट विल टेक 1 ईयर। मेरा ऐसा था कि वो जो लास्ट के 6 मंथ थे, तो इट वाज कि मैं 10 आवर्स स्ट्रेट पढ़ाई करती थी उस टाइम पे, कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। इवन पेपर 1 को भी मैं एक साथ लेके चलती थी। पेपर 2, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि पेपर 2 में सब अच्छा स्कोर करेंगे, अपने पेपर में सब अच्छा करते हैं, लेकिन दिस इज पेपर 1 विच इज गोइंग टू चेंज द गेम। तो पेपर 1 स्कोर डिसाइड करने वाला है, तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ डेली 1 आवर से 2 आवर्स पेपर 1 के लिए तो डेडिकेट करके रखा था। स्टार्टिंग से मेरी प्रिपरेशन जर्नी में पूरे टाइम मैंने पेपर 1 किया है, एंड आई थिंक इट हेल्प्ड मी अ लॉट। बिल्कुल, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट रहे हो अपनी तैयारी में, तो रिजल्ट में हमें दिखता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटेंट को और आप क्वेश्चन को कैसे लिंक करो। कई बार हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन सही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो आप ये कैसे करते थे? अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहें, क्योंकि पढ़ने से नहीं करने से होगा, ये वाली बात कितनी सच है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम,
मेरा ये रहता था कि मैंने पर्टिकुलर अगर यूनिट 1 कंप्लीट किया है, पेपर 1 में अगर आईसीटी कंप्लीट किया है, तो मैं उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो लगाती थी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो सोच के पढ़ते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव एनटीए के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर रहा होता है। कई बार ऐसा हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स मांगते हैं, करेक्ट आंसर तो मांगते नहीं है। तो पर्सपेक्टिव मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज़ हमें आएगी पीवाईक्यू से। जब हम एक यूनिट थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वो यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करेगा, आप ये 1 यूनिट 2 यूनिट करके मॉक लगा रहे हो, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर 1 में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पेपर 2 में भी। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और मैं कहूँगी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है कि अगर मैंने ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी है तो इससे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, चार तो वो चीज हम लोग एक ऑप्शन करेक्ट करके उसके बारे में समझते हैं, और जो 3 ऑप्शन हमने छोड़े हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी एनालिसिस करना चाहिए। यस, ये हमारे नए लर्नर्स को भी समझना चाहिए कि क्वेश्चन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है और अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। इवन बिल्कुल आपने सही कहा है। तो Yes. इतनी सारी चीजें करने के बाद जब आपने इतने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई की, उसके साथ साथ ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो कंसिस्टेंट रहा और आपका सपोर्ट भी रहा, आपने कई लोगों का नाम भी लिया, आप मैरिड भी हो, इवन ऐसे में भी मैनेज करना कई बार हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और आपका सपोर्ट रहा है Yes, तभी ma'am. आप यहाँ तक आ पाए हो। तो वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जैसा कि हम सबको पता है कि आप हमारे इनरोल्ड लर्नर हो, आपने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है, आपका जेआरएफ अड्डा के साथ एक एक्सपीरियंस है पूरा की पूरा। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे साथ, कैसा था? मैम, जेआरएफ अड्डा का जो कोर्स मैंने परचेज किया था उसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। पेपर 1 पूरे डिटेल में अवेलेबल था। मैंने पेपर 1 पेपर 2 का जो कंबाइंड बैच होता है, फाउंडेशन बैच, वो मैंने परचेज किया था। तो उसमें मुझे पेपर 1 का पूरा डिटेल कोर्स मिला था, पेपर 2 का पूरा डिटेल कोर्स मिला था, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। उसके बाद इग्निशन बैच, इट इज वर्थ मेंशनिंग। इसमें सारे जो पीवाईक्यूज है उसकी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि पीवाईक्यू भी हो रहे थे साथ के साथ, और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो उसका रिवीजन भी हो रहा था। तो इंडीड इट प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल इन माय प्रिपरेशन, सो आई थैंक जेआरएफ अड्डा फॉर दैट। मैराथन्स होती हैं यूट्यूब पर, क्या वो आपको जो है रिवीजन कराने में हेल्प करती हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उससे यूनिट वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो मैराथन का क्या रोल रहा, आप अगर इसके बारे में बताना चाहें? मैम, जैसे मैंने बताया कि जब मुझे 214 मार्क्स आया था, उस टाइम पे मैं जेआरएफ अड्डा की पेड स्टूडेंट नहीं थी। तो लेकिन उस टाइम पे भी स्टार्टिंग से मैंने आईसीटी तो अदिति मैम से ही पढ़ा है। ओके, आईसीटी हायर एजुकेशन की हम कहते हैं अदिति मैम जी। हाँ, उनका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक बैक बेंचर बैच, उसका वीडियो था। वो वीडियो मैंने न जाने कितनी बार देखा है, बस रिपीट पे, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसकी चीजें याद हो गई थी, ऐसे मैं बार बार देखती थी। तो ये है, मैराथन्स बहुत हेल्प करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मैराथन से जेआरएफ आप निकाल सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तो मैराथन्स आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और आप जितना भी स्कोर करने वाले हो उस स्कोर को बढ़ाने में वो हेल्पफुल रहते हैं। इन्वायरमेंट और आईसीटी के 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ मैराथन से ही कवर अप हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अनम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ और आपकी प्रिपरेशन, आपने इन दोनों चीज में कैसे बैलेंस किया, और कितना सपोर्ट रहा आपके हस्बैंड का भी? क्योंकि कई बार आफ्टर मैरिड चीजें चेंज हो जाती हैं, और हम सब बहुत सारे लोग जो है बैलेंस नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, और नहीं हो पाता है कई भी रीजन से। तो इसमें आपका क्या रोल था, आपके हस्बैंड का क्या रोल था? इफ यू वांट टू शेयर अस विद अस, यू कैन शेयर।
यस मैम। मैम मैरिज के बाद डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन आई थिंक ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि, और ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। मेरे लिए ये बात थोड़ी, इसमें मेरा फॉर्चुनेट मोमेंट था ये मेरे लिए, क्योंकि माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव, और ये मेरा और उनका शेयर्ड ड्रीम था। इवन मेरे इन लॉज का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्पेशली फादर इन लॉ, उनका तो ड्रीम था कि घर से किसी का AIR 1 ऐसा आए। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि ये ड्रीम तुम पूरा करो। तो चीज़ें हालांकि बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, घर के काम रहते हैं, लाइक मेरे हस्बैंड फार्मा बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी शिफ्ट्स में काम चलता था। तो सुबह खाना बनाना, टिफिन करना, फिर साथ के साथ कॉलेज भी जाना रहता था। कॉलेज रेगुलर एडमिट कर रही हूँ, तो कॉलेज आना, तो वो सारी चीज़ें खाना बना के सब कुछ टिफिन वगैरह करके मैं फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज में 3-4 घंटे मैं लाइब्रेरी में स्ट्रेट स्टडी करती थी। फिर घर आके फिर वही मैरिड लाइफ के बहुत सारे काम रहते हैं, घर संभालना पूरा। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, थोड़ी मुश्किल तो रहती है, लेकिन अगर पार्टनर सपोर्टिव हो और अगर आप दोनों का ये शेयर्ड ड्रीम हो, तो चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। वीकेंड्स पे उनका ये रहता था कि तुम पूरी पढ़ाई करो, पूरा टाइम पढ़ाई को दो, क्योंकि वीकडेज पे तो वो भी ऑफिस रहते थे, कुछ हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन वीकेंड पे उनका रहता था मैं हूँ घर पे, तुम जाके पढ़ाई करो। तो ऐसा सपोर्ट था उनका, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ हिम, एंड इन लॉज का भी उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सेशन एंड होने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नए लर्नर्स हैं या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिनका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप मैम जरा इसके उनको लिए, मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा रिजल्ट देख करके हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी यस मैम, मैं जो भी लर्नर है जिनका 2-4 मार्क्स से छूट गया है, मैं जी उनको अपने पिछले अटेम्प्ट का इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लिटरली मैंने दिन-रात जाग-जाग के पढ़ाई की थी, बात है। बट स्टिल 214 आए थे, कट ऑफ 218 गया था। तो 4 मार्क्स, एंड दैट वाज़ वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैम उस वक़्त मुझे कितना हार्ट ब्रेक हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हालाँकि मेरे हस्बैंड थे, फैमिली थी, मम्मी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल सब लोग थे। तो उन लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो। तो वो चीज़ रहता है कि हमें सेल्फ डाउट नहीं करना। अगर उस वक़्त मैं अगर अपना कॉन्फिडेंस खो देती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आज शायद मैं इस मकाम पे नहीं होती। तो हमें अपने फेल्योर से 2 दिन मैं बहुत परेशान रही, पूरा डिप्रेस्ड, पूरा रो रही थी। बट आफ्टर दैट 2 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि करना तो है। इस बार भी 218+ वालों का JRF तो निकला ही है। फिर मैंने अपनी एक नोटबुक पे सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया, रिस्पॉन्स शीट निकाली, देखा कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, क्या हुआ। मैंने अपनी हर एक मिस्टेक को नोट डाउन किया। उसके बाद उन सारी मिस्टेक्स को दोबारा अप्लाई ना करूँ, इस तरह की एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बनाई और उस पे वर्क किया, और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। Yes, तो फेल्योर से परेशान नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद का जब मैं उनकी फिलॉसफी पढ़ रही थी एजुकेशन में, तो उनका एक कोट था कि द पावर इज विद इन यू, Yes, सो यू कैन डू एनीथिंग। yes, ये सब learners, पावर आपके अंदर है। सबके अंदर टैलेंट है, बस उसे जो है इनहांस करना है, उससे निकालना है, और वो एबिलिटी आप सबके अंदर है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट है, उसको पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट यू। एंड अप करते हैं अपने इस सेशन को, मिलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।